नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक नवीनतम कृषि तकनीकों से जुड़ी हुई जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। किसान भाइयों, आज का हमारा ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये बेहद आम विषय है जिसकी खास चर्चा हम करने जा रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से घरों में उगने वाले तुलसी के पौधे से आप मुनाफा कमा सकते हैं, उसकी वृहद रूप से खेती करके। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये तुलसी का बाजार कहाँ पर मिलेगा, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं, कहाँ बेचने हैं। इस विषय में अधिक जानकारी हमें देंगे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश राय। आइए उनसे जानते हैं। से आज बात करूंगा मैं तुलसी की व्यावसायिक खेती के बारे में। जैसा कि जानते हैं, तुलसी प्राचीन काल से ही एक दैवी और पवित्र पौधा माना जाता है और इसके आयुर्वेद में अगर इसका देखें तो उल्लेख आपको मिलता है। ये विभिन्न प्रकार के जो रोग होते थे उसमें ये काफ़ी कारगर पाया गया है। जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, अन्य किसी भी प्रकार के किसी को प्रॉब्लम होती थी तो इसका काढ़ा बनाकर पीने से उसका निदान होता था। लेकिन अब बदलते परिवेश में भारत सरकार ने इस पे अनुसंधान शुरू किया और अब इसकी कई प्रजातियां आ गई हैं जिसका कि हम इसका व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां इसकी उपलब्ध है हमारे देश में, जिसको को आप उगाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। हम आपसे बात करते हैं कि इसके भारतवर्ष में इसकी मृदा किसी प्रकार की, जैसे सैंडिलों काफ़ी अच्छी पाई जाती है जिसमें कि आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर प्रजातियों की बात करें तो कुछ प्रजातियां, जैसे आपको अंजना, अगर काली तुलसी की बात करें, या ओसिमम बेसिलिकम की, वो भी 1 और 2 प्रजातियां हमारे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एग्रीकल्चर से रिलीज हैं, उसको आप ले सकते हैं। अब इसको जो खेत अच्छे से अगर आप तैयार कर लिए तो उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि 5 से 10 टन आप FYM यूज करें खेत में लगाते वक्त, और उसके बाद आप 80 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी पोटास और 40 केजी फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा आप जो है जब खेत तैयार कर रहे हैं उस समय, और उसके बाद आधी मात्रा जब 35 से 40 दिन का पौधा हो जाए तब एक बार प्रयोग करें, और उसके बाद फिर 40 दिन बाद प्रयोग। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी खेती के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसकी नर्सरी तैयार करें, क्योंकि इसकी जो बीज की मात्रा होती है वो 300 से 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप नर्सरी तैयार कर लेंगे तो नर्सरी तैयार करके इसको आसानी से खेत में लगा सकते हैं। ये भी किसान भाई ध्यान दें कि 45 इंटू 30 सेंटीमीटर पे अगर आप इसको लगाते हैं तो इसको जो है आप अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके प्रत्येक भाग का, पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, सीड हो, सबका औषधीय गुण है। और अभी विशेष रूप से हम जो व्यावसायिक खेती करते हैं उसमें इसको आयल पर्पज़ के लिए उगाते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमको बायोमास का उत्पादन होगा उतनी हमको आय ज़्यादा प्राप्त होगी, और अन्य की फसलों की तुलना में आप 2 से 2.5 गुना ज़्यादा इससे आय प्राप्त कर सकते हैं। 1 बाई 1 मीटर का प्लाट तैयार कर लें, थोड़ा सा ज़मीन से उठा हो, और फिर उसमें आप 1:10 की रेशियो में बीज की मात्रा मिलाकर छिड़क दें, या तो रो में उसको डाल दें या छिड़क दें, और उसके बाद उसमें हल्का सा पानी ऊपर से दे दें तो आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी के 3 से 4 सप्ताह में 3 या 2 पत्ती या 4 पत्ती तक आ जाए तो आप इसका फिर मुख्य जो प्लाट है, मुख्य खेत है, आप उसमें इसको ले जाकर लगा सकते हैं। और उसको तैयार करने के पहले से तैयार जो खेत है उसमें आप इसको 45 इंटू 30 सेंटीमीटर पर लगा देते हैं। लगाने का कार्य जो है आप दोपहर के बाद करें, और ये भी ध्यान रखें कि लगाने के बाद सिंचाई ये कर दें जिससे कि आपका पौधा पकड़ ले। जब पौधा 35 से 40 दिन का हो जाए तो एक आप पुनः नाइट्रोजन का प्रयोग करें, और ये ध्यान रखें कि इसमें
बहुत ज़्यादा खाद या पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसी आवश्यकता और सिंचाई जब देखें कि सितंबर में अगर एक बारिश हो गई तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। निकाई गुड़ाई का भी ध्यान रखें। अब अगर इसकी बात करें पौध की सुरक्षा की, क्योंकि जब पौधा 45 से 50 दिन का होता है तो इसमें कुछ रोगों और कीटों का आक्रमण होता है। जैसे मुख्य रूप से मैं बता दूं कि इसके पत्तियों पे आपको लीफ स्पॉट या इसके स्टेम पर स्टेम राट या कभी कभी जो है पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, जिससे कि चूड़, पत्तियों पे चूड़ वाला रोग आता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपको इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। हमेशा इसमें इको फ्रेंडली, जैसे कि अगर पत्ती प्रभाव है तो आप ट्राइकोडर्मा खेत की तैयारी के समय ही 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर अगर डाल देते हैं तो जड़ के द्वारा कोई भी रोग अगर होने वाला है तो वो कम हो जाता है। अगर पुनः दिखाई दे तो आप इसका 10 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें तो जो लीफ स्पॉट या धब्बा रोग है उसकी मात्रा कम हो जाती है। और अगर उस पर किसी प्रकार का आपको कीट का आक्रमण होता है तो आप एक अजादिरेक्टिन जो नीम बेस्ड प्रोडक्ट है उसका प्रयोग कर दें, जो कि 2 से 3 ml मात्रा पर लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे करेंगे तो उस कीट से भी आपको आक्रमण को बचाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। और इसके प्रयोग को आप ये ध्यान रखें कि अगर पुनः 15 या 20 दिन बाद आक्रमण होता है तो आप इसको एक बार पुनः दोहरा दें। और ये ध्यान रखें कि अगर पूर्व में आपने खेत में नीम केक या नीम की खली का प्रयोग 50 केजी पर हेक्टेयर किया है तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं इसकी कटाई की। जब रोपाई के 75 से 80 दिन बाद कुछ फ्लावर जब निकलने लगे तो उस समय इसका सबसे अच्छा समय है कटाई का, क्योंकि उस समय बायोमास ज़्यादा होता है और बायोमास जितना ज़्यादा होगा हमको उतना ही उससे आयल प्राप्त होगा। तो जब 90 दिन हो गया, 80 दिन हो गया तो फ्लावरिंग के जस्ट स्टार्टिंग, पहले उसमें सीड नहीं बन पाए, नहीं तो आयल की मात्रा कम हो जाती है। आप इसको कटाई कर लें और ये ध्यान रखें कि कटाई के बाद जो है 2-3 घंटे इसको छाया में थोड़ा सा सुखा दें या उसमें की नमी निकल जाए। उसके बाद इसको हम जो है आसवन करते हैं, क्योंकि इसका आयल निकालना होता है तो आसवन विधि से हम इसका आयल निकालते हैं। तो उसमें आसवन के लिए 3 से 4 घंटे सुखाने के बाद आसवन करते हैं और उस आसवन के, जिसको कि इंग्लिश में डिस्टिलेशन प्लांट भी बोलते हैं, उससे निकाला जाता है। तो उससे आप आयल निकाल सकते हैं। और आयल निकालने के बाद ये ध्यान रखें कि जो आयल आप ले रहे हैं उसको एक कंटेनर साफ़ सुथरा करके उसमें लें। और अगर आप इसके बायोमास के उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर करीब 250 से 300 क्विंटल इसका उत्पादन बायोमास का होता है। और अगर तेल की बात करें तो 100 से 120 या 140 लीटर तेल आपको प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाएगा। और वैसे आप देखें आम तौर पे तो करीब 70 से 75 हज़ार रुपये इसकी व्यावसायिक खेती करेंगे तो आपको खर्चा आएगा प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब इसकी उत्पादन से आपको जो आयल प्राप्त होगा उससे करीब हमारा 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का आप सेल उस आयल के हिसाब से करेंगे, जो कि इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में अगर देखें तो उसका जो है 1500 से 2000 रुपये पर लीटर मार्केट में वैल्यू है। आयल की सुविधा नहीं है तो आप ऑसिमम स्नेक्टम का बायोमास ही आप सुखा लेंगे या ड्राई कर लेंगे और उसका पैकेट बना लेंगे तो इसकी भी मांग काफ़ी ज़्यादा है। और करीब 80 से 90 रुपये पर केजी सूखी ड्राई मास, ये जो बायोमास है उसको आप किसी भी संस्थान में बेच सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि खेती तो कर लेते हैं लेकिन इसका उत्पाद कहाँ बेचें। भारतवर्ष में 2 संस्थान हैं जो कि इस पे कार्य कर रहे हैं। एक सीमैप है जो कि लखनऊ में है और दूसरा एक DMPAR है जो कि आनंद गुजरात में है। और बाकी सारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी इस पे अनुसंधान कार्य कर रहा है और काफ़ी ट्रेडर्स उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप
हमसे या डायरेक्टरेट ऑफ इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। और दूसरा, इसके जो आप जाएंगे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एरोप्लांट रिसर्च के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक ई चरक ग्रुप है, संस्था है, उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाएं और वहाँ पे ट्रेडर्स, देश के जितने ट्रेडर्स हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे उसमें अपनी डिमांड रखें या अपना उसमें जो भी बेचना है उसको उसमें रखेंगे, तो उसमें किसान ट्रेडर्स जो जुड़े हैं वो आपसे संपर्क कर उसको आप वो खरीद लेंगे, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अन्यथा आप जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं उनके संपर्क करें, तो इनके भी संपर्क में काफ़ी, हमारे संपर्क में काफ़ी एनजीओज और ट्रेडर्स जुड़े हैं, जिससे कि हम आपका सहयोग कर देंगे और उसको आसानी से आप बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब बदलते परिवेश में औषधि पौधों की भी खेती का काफ़ी महत्व बढ़ रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार भी काफ़ी इस पे जो है सहयोग कर रही हैं, आपको सहयोग प्रदान भी करती हैं और काफ़ी सब्सिडी भी इसमें आ रही है। अगर आप औषधि पौधों की खेती करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप किसी भी संस्थान से जुड़ें और अधिक से अधिक आय प्राप्त करें। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि घरों के आंगन में उगने वाली तुलसी, जिसका धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व तो है ही, लेकिन आज आपने जाना कि व्यावसायिक रूप से भी तुलसी के पौधे आपको कितना मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। अब वक्त हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें और साथ ही साथ ये बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने आपके लिए क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रह सकते हैं। अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर सक्रिय मौसमीय सिस्टम के प्रभाव से हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में अगले 24 से 48 घंटों में भारी वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद वर्षा की सक्रियता में कमी आएगी। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में अगले 1 से 2 दिनों तक औसतन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा, उसके बाद पछिया हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 95% तथा दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। पिछले 1-2 दिनों में उत्तर बिहार के तराई एवं मैदानी जिलों में अनेक स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई है। मौसम पूर्वानुमान की अवधि में और वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को कृषि कार्यों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटुवर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा में सब्जियों की लत्तर को गलने से बचाया जा सके। किसान भाई धान, मक्का, खरीफ प्याज, चारा एवं अन्य सब्जियों की फसलों में नेत्रजन उर्वरक का उपरिवेशन फिलहाल मौसम देखकर करें। धान की फसल जो दुग्धावस्था में आ गई हो उसमें गंधी बग कीट की निगरानी करें। इस कीट के शिशु एवं पौध दोनों प्रारंभ में धान की कोमल पत्तियों तथा तनों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर कमजोर हो जाती है तथा पौधों की बढ़त बाधित हो जाती है और वे छोटे रह जाते हैं। पिछात धान की फसल को कल्ले निकलने की अवस्था में 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। फसल की इस अवस्था में तना छेदक एवं पत्ती लपेटक कीट की निगरानी करें। प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए करताप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। किसान भाई नेत्रजन उर्वरक के साथ बताई गई कीटनाशक दानेदार दवा को अच्छी प्रकार से मिलाकर खेतों में समान रूप से व्यवहार करें। सितंबर अरहर की फसल में निकाई, गुड़ाई तथा बछनी करें। जून जुलाई में बोई गई अरहर में कीट व्याधि का निरीक्षण करें।
तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आपने इस कार्यक्रम के ज़रिए जाना कि कैसे तुलसी की खेती करके आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दी और इसको देखते हुए आपको क्या सावधानियां बरतनी है ये भी बताया। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बेझिझक लिख सकते हैं। धन्यवाद।